अस्सलामुअलैकुम। 27 फरवरी का दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख में 6 सितंबर के बाद सबसे बड़े एजाज़ की बात है। 6 सितंबर के बाद 7 सितंबर का दिन, जब पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने दुश्मन की जानिब से किए गए हमले को पसपा कर दिया। 65 की तरह 71 में भी पाक फ़िज़ाइया का किरदार लाजवाल रहा है। मगर 27 फरवरी 2019 वो दिन जब दुश्मन की जानिब से एक बार फिर से शरारत की गई, और कौन वो मनाजिर भूल सकता है जब इस शरारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और अभिनंदन के तैयारे को पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने गिरा दिया। पाकिस्तान के शाहीनों की जानिब से दिए गए इस सरप्राइज़ की मुनासिबत से ही 27 फरवरी को अब सरप्राइज़ डे कहा जाता है, और हम इस सरप्राइज़ डे पर पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल बेस पर मौजूद हैं। मिलेंगे अपने शाहीनों से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के ये शाहीन और पाकिस्तान फ़िज़ाइया क्यों किसी भी तौर दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन अफवाज और दिफाई ताकतों के आगे सबसे ऊपर है। इस वक्त मैं पाक फ़िज़ाइया के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्क्वाड्रन में मौजूद हूँ। ऑफिसर कमांडिंग ताहिर साहब हमारे साथ हैं। इस स्क्वाड्रन की अहमियत क्या है, इसका रोल क्या है और इन लोगों के पास क्या जिम्मेदारियाँ हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। ताहिर साहब, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्क्वाड्रन हमारे देखने वालों के लिए समझाइए, ये क्या है, रोल क्या है इसके पास? बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्क्वाड्रन का एक ख़ास एक अहम रोल एंड टास्क है, जो कि हम पीस टाइम में 365 डेज़ अ ईयर उसकी हम सर्विलेंस करते हैं। पीस टाइम के अंदर हम हर वक्त 24/7 जो है फ्लाइंग करके जो है बहुत सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, और उस डाटा को हम जो है वॉर के अंदर एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरी पाक फ़िज़ाइया के लिए कारआमद साबित होता है। और क्योंकि हम सरप्राइज़ डे के हवाले से काफ़ी बात कर रहे हैं, सरप्राइज़ डे ने बहुत जोश व जज्बा भी कौम को दिया है, एक जीत का एहसास भी दिया है, तो इस हवाले से कुछ बताइएगा, आपके स्क्वाड्रन का इस मामले में कोई रोल रहा है? जी बिल्कुल। 27 फरवरी के उस अहम मिशन के अंदर इस स्क्वाड्रन के इस जहाज़ ने भी हिस्सा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्क्वाड्रन ने बहुत अच्छे लॉरेल्स उसके अंदर अचीव किए। आप इसके सामने इसका मुंह बोलता सबूत भी देख सकते हैं। ये अभिनंदन के ही जहाज़ का एक पीस है, जो कि चीफ़ ऑफ द एयर स्टाफ की तरफ से हमें सोवेनियर के तौर पे गिफ्ट दिया गया। जहाज़ गिराया गया था उसका हिस्सा? जी, ये उसी का हिस्सा है, और ये हमें एज अ सोवेनियर मिला है, क्योंकि हमने इस मिशन के अंदर अपना काम बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दिया था। सो इस स्क्वाड्रन में भी पायलट्स मौजूद हैं जी, और पायलट्स ही के पास जिम्मेदारी है, मगर कुछ मुख्तलिफ तर्ज की जिम्मेदारी कहा जा सकता है। आप इसको ये समझ लें कि ये एक टीम वर्क वाला स्क्वाड्रन है, जिसके अंदर पायलट्स और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर्स जो हमारे साथ पीछे बैठ के इसके अंदर इस मिशन को अकम्प्लिश करते हैं, जिसमें हमारे पास एयर डिफेंस के और इंजीनियरिंग ऑफिसर्स होते हैं, और पायलट्स तीनों मिलकर एक टीम बनाते हैं, और वो टीम जो है एज अ टीम लीड करते हुए इस पूरे मिशन को सर अंजाम देती है, और इन द एंड मिशन की अकम्पलिशमेंट के अंदर इन सब का रोल एंड टास्क बराबर या यकसा जो है कारआमद साबित होता है। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद इस स्क्वाड्रन के जोश और जज्बे को आप कैसे देखते हैं, या फिर आप लोग कैसे उसको सालाना कौम इसको सेलिब्रेट करती है, आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? अच्छा, इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि ये एक इवेंट नहीं है, पूरा साल जो है स्क्वाड्रन इसी तरीके से अपना काम करता रहता है, और ये जो हमें इसका नताइज मिले हैं वो सिर्फ एक दिन की वजह से नहीं हो सकते। मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि पूरा साल जो है जो स्क्वाड्रन अपनी मेहनत करता है, दिन ब दिन फ्लाइंग करता है और बतदरीज अपने लेवल को ऊपर लेके आता है, ये उस अंत तक मेहनत का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस दिन सुरखरू है। तो हम आपके स्क्वाड्रन के कुछ लोगों से भी मिलना चाहेंगे कि वो किस जोश और जज्बे के साथ मौजूद हैं, किस तरह से आप लोग जिम्मेदारियाँ बांटते हैं। जी बिल्कुल, अब हम आपको लेके चलते हैं अपने क्रू रूम की तरफ, जहाँ हमारे पायलट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर्स आपका इंतज़ार करें। और इस वक्त हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्क्वाड्रन के साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं ये टीम कैसे काम करती है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपस में बांट रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जहांज़ेब साहिब, अब जैसे हमें आपके ओसी बता रहे थे कि आप लोग बैक वक्त एक से ज़ायद लोग प्लेन के अंदर होते हैं, और फिर किस तरीके से डाटा के ऊपर काम किया जाता है, फ्लाइंग को साथ लेके चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे डिवाइडेड होती हैं? प्राइमरीली हमारे जहाज़ में 3 डिफरेंट ब्रांचेस के लोग होते हैं। एक पायलट्स होते हैं जिनको हम जीडीपी पायलट्स कहते हैं, इसके अलावा एयर डिफेंस ब्रांच के ऑफिसर्स होते हैं, और इंजीनियरिंग ब्रांच के ऑफिसर्स होते हैं। जो पायलट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है एयरप्लेन को फ्लाई करना और मिशन को कंडक्ट करना, उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रोल एंड टास्क सारी कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि मैं जैसे फ्लाइंग ब्रांच का हूँ तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ द मिशन। ये मेरे साथ क्रू मेंबर्स होते हैं, ये एयर डिफेंस ब्रांच के हैं, इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं। तो इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मौजूद हैं। ज़िया साहब। आई एम स्क्वाड्रन काजी ज़िया।
बेसिकली मेरा काम जहाज़ में ये होता है कि मैंने दुश्मन की ईएम स्पेक्ट्रम को ऑब्ज़र्व करना होता है। हमने उनके कम्युनिकेशन सिग्नल को इंटरसेप्ट कर लेते, उस डेटा को रिकॉर्ड कर लेते और फिर ग्राउंड पे आके उसके एनालिसिस कर लेते और इसके ऊपर हम अपनी जो दूसरी हमारी मतलूबा कार्रवाई होती है हम उसके ऊपर वो प्लान कर देते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग की जिम्मेदारियाँ हैं। मेरा नाम स्क्वाड्रन इंजन है। मैं एलेंट ईवो हूँ। हमारा काम दुश्मन की रेडार पैरामीटर्स को इंटरसेप्ट करना और उसके बाद एयर में भी और ग्राउंड पे आके उसके एनालिसिस करना होता है और सब्सिक्वेंटली जंगी हालात में उस पर किस तरह से उसको काउंटर कर सकते हैं, ये करना हमारा काम। और लेकिन जोश और जज्बा, इतने सारे लोगों को इकट्ठा लेकर चलना, मतलब है किसी एक ने टेक ऑफ करना है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी अचीवमेंट है, मगर जब 3-4 लोग बैक वक्त फ्लाई कर रहे हैं और किसी एक मिशन के साथ अटैच हैं तो फिर कितना आपस में वो रहता है जुड़ाव, या फिर अपने अपने हिस्से को सिर्फ पकड़ के रखते हैं? नहीं मैडम, एट द एंड इट इज़ अ टीम एफर्ट और जो सारा क्रू मेंबर होता है वो एक एज अ टीम काम कर रहा होता है। तो जैसे पहले ही बताया कि डिफरेंट हर एक का अपना एरिया ऑफ कंसर्न होता है। हम लोग कम्युनिकेशन एंड रडार पैरामीटर्स को इंटरसेप्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ने के वक्त उसको काउंटर मेजर्स उसके लिए लेते हैं और उसका एनालिसिस लेते हैं फॉर एनी पीस टाइम और वॉर टाइम ऑपरेशंस जो हम लोग करते हैं। तो इट इज़ अल्टीमेटली अ टीम एफर्ट। इसके अंदर फ्लाइंग का भी उतना ही रोल एंड टास्क है जितना पीछे बैठा एक बंदा काम कर रहा है। एवरीबॉडी हैज़ गॉट हिज ओन एरिया ऑफ ऑपरेशन। सरोज मौजूद हैं। आप जब एक टीम के तौर पर मिशन के लिए निकलते हैं तो ज़्यादा फोकस फ्लाइंग की तरफ रहता है या साथ बैठे लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पर भी ध्यान होता है कि आप उधर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मैम, पहले तो फ्लाइंग इज़ इन इटसेल्फ वेरी वंडरफुल फीलिंग। आप जब एयरक्राफ्ट आप फ्लाई करते हैं यू गेट टू फील कि इंसान की ना सिर्फ एक शुरू से हमेशा से ख्वाब रहा है कि वो हवाओं में उड़े, वो एक अकम्पलिशमेंट नज़र आती है। साथ साथ जो काम हम कर रहे होते हैं इसका जो इफ़ेक्ट है जब आप देखते हैं तो एक बहुत वाइडर इफ़ेक्ट है जिस हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि एट द एंड ऑफ द मिशन हमारे इस एंडेवर से ना सिर्फ एयरफोर्स को मतलब यूज़ करता है एयरफोर्स उस डाटा को, बल्कि इट ऑल्सो इंश्योर्स कि दुश्मन कभी भी अपने जितने भी जदीद उसके पास इक्विपमेंट है उसको एफिशिएंटली यूज़ ना कर सके। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट फॉर अस। और इस चीज़ पे और इस काम पे बेशक वो फ्लाइंग हो या हम एज़ अपने जो ऑपरेशंस कर रहे होते हैं एज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर, हमें जो उस पर फ़ख्र और नाज है दैट रिमेंस द सेम ऑल टुगेदर। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मुझे ताहिर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक हम जब भी एयरफोर्स को लेकर बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़्लाइंग ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर और लोगों का भी शौक़ बहुत ज़्यादा है एक फ़ाइटर प्लेन को उड़ाने के लिए। लेकिन जिस तरह से आपकी स्क्वाड्रन में देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग भी है, कुछ कम्युनिकेशन और डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, अगर आज का यूथ एयरफोर्स में आकर इस तरह की चीज़ का पार्ट बनना चाहे तो उसके लिए पायलट होना ज़रूरी नहीं है? किस किस्म की उसके पास एजुकेशन या उसको किस किस्म की मैं ये कहूँ कि आपके पास आने के लिए चीज़ों की ज़रूरत है? अच्छा, इसमें जो हमारे पास स्क्वाड्रन के अंदर रिक्वायरमेंट है, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि वो उसके पास बेसिक नॉलेज एक तो फ्लाइंग की होनी चाहिए। तो पायलट होना ज़रूरी है? पायलट होना पायलट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ये वो वाहिद स्क्वाड्रन है जो को पायलट बाद में बनता है और उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर पहले बनता है। तो जो हमारी 2 स्ट्रीम्स हैं उसके अंदर ये ज़रूरी है कि पायलट तो फ्लाइंग सीख के आएगा ही, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर है वो इंजीनियरिंग ब्रांच का या एयर डिफेंस ब्रांच का हो, और वो माशाल्लाह जो टॉप ऑफ द लाइन ऑफिसर्स होते हैं वो इस स्क्वाड में आते हैं, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक काम है और इस काम को सरअंजाम देने के लिए आपको दिन रात लगाने पड़ते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी इसको ज्वाइन करना चाहता है उसके हौसले बुलंद होने चाहिए और उसको इस यकीन के साथ यहाँ पे आना चाहिए कि मैं यहाँ आके पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और नेशन के लिए अपनी कंट्रीब्यूशंस दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका, और इसमें कोई शक नहीं कि इस वतन के जवानों के हौसले हमेशा बुलंद रहे हैं अपनी धरती के दिफा के लिए। इस वक्त मैं पाक फ़ज़ाइया के एक फाइटर स्क्वाड्रन के फ्लाइट लाइन एरिया में मौजूद हूँ। जानने की कोशिश करेंगे कि इस एरिया की क्या अहमियत है, कैसे मेंटेन और मैनेज किया जाता है और क्या इस एरिया को मैनेज करना मुश्किल है। आप लोग अपनी गाड़ियों को मेंटेन करते हैं, उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, वर्कशॉप जाती है और उसकी मेंटेनेंस ही आपके लिए आसानी का बायस बनती है जब आपने ड्राइव करना हो या कहीं निकलना हो। तो हमारे साथ जो इंजीनियर्स मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे जानते हैं कि आप ये फाइटर प्लेन्स को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। कोई ट्यूनिंग होती है इनकी भी, किस तरह से रखा जाता है इनको, क्या एहतियात करनी पड़ती है? जैसे आप जानती हैं हवाबाजी का जो शोबा है इसमें हमारे पास गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती।
और मेंटेनेंस इंटेंसिव जहाज़ हैं। ऐसा मेरे दोस्तों ने बताया कि ये 4th और 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट हैं और इनमें बहुत सारे एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स लगे हुए हैं जो अगर ठीक तरीके से मिशन के दौरान काम ना करें तो फिर वो मिशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारे पास एक शेड्यूल होता है जिसके मुताबिक हम इसकी कंप्लीट मेंटेनेंस करते रहते हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिफ़ोर फ़्लाइट यानी परवाज़ से पहले चेक की जाती हैं, उसको हम प्री फ़्लाइट का नाम देते हैं। उसके बाद जब जहाज़ वापस आ जाता है तो उसके बाद फिर दोबारा से उसकी इंस्पेक्शन होती है पोस्ट फ़्लाइट के नाम से। और इसके अलावा जो चीज़ें वक्त के साथ चेंज करनी हो उनका भी हमारे पास एक पूरा शेड्यूल होता है जिसको हम बहुत मेटिकुलसली फ़ॉलो करते हैं ताकि ये जहाज़ और इसमें बैठे हुए हवाबाज़ की ज़िंदगी महफूज रहे और जब ज़रूरत पड़े तो ये अपना मिशन मुकम्मल तौर पर अंजाम दे सके और कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके बाद हमें अपनी कौम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। जैसा आपने बात की थी 27 फरवरी की भी, तो उस वक्त भी मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो एयरफोर्स की अच्छी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस हैं वो आपके सामने दोबारा उभर कर सामने आई हैं जब हमारे हवाबाज़ों ने हमारे शाहीनों ने डिलीवर किया इन द टाइम ऑफ नीड। तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, जहाज़ की ट्यूनिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है और वो हम यहाँ फ़्लाइट लाइन्स पे करते हैं। इसमें कोई शक नहीं। पुराने और नए जहाज़ मुख्तलिफ तरह की मेंटेनेंस दरकार होती है कि हर जहाज़ को उतनी ही तवज्जो चाहिए? जहाज़ एक ऐसी चीज़ है जो तवज्जो मांगता है, बेशक वो पुराना जहाज़ हो बेशक वो नया जहाज़ हो। हर फाइटर एयरक्राफ्ट हर टाइप की मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। हमारे पास जिस तरह F-16 जहाज़ हैं तो इनकी अपनी मेंटेनेंस का एक शेड्यूल है जिसे हम फॉलो करते हैं, वो हमें बताया हुआ है, कुछ हमने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है। हमें इस जहाज़ को उड़ाते हुए 40 साल गुजर गए हैं, तो उन चीज़ों को मिला के हमारा माशाल्लाह दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट मेंटेनेंस प्रैक्टिसिंग एयरफोर्स है। किस तरीके से अरेंज किया जाता है चीज़ों को और कितना टाइम दरकार रहता है आप लोगों को यहाँ पे एक जहाज़ को रेडी टू फ्लाई के लिए? ये वो जगह है जहाँ से जहाज़ों के ऑपरेशंस का आगाज़ और इख्तिताम होता है। हमारा एयरक्रू जब अपना मिशन प्लान करके आ जाता है तो उस मिशन को अंजाम यहीं से दिया जाता है। तो उसके लिए जितनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, एयरक्राफ्ट की लॉन्च एंड रिकवरी और उसके बाद अगर कोई मेंटेनेंस है तो वो इसी एरिया में हम अंजाम देते हैं। जैसा आपने पूछा कि कितना टाइम लगता है, तो वो मिशन डिपेंडेंट है कि जिस तरह का मिशन है उस हिसाब से जहाज़ को तैयार करने के लिए जितना वक्त दरकार हो उतना हम लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह से है कि जब कौम को ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। फाइटर प्लेन F-16 है। एक पायलट जब तैयार होकर आता है तो इस जहाज़ को टेक ऑफ करने से पहले वो कौन सी अहम तैयारियां देखता है या प्लेन को चेक करता है, ये जानेंगे। हमारे साथ पायलट यहाँ पर मौजूद हैं। उस्मान साहब, ये बताइएगा कि मामूल में जब पायलट अपनी फ़्लाइट के लिए आता है तो किन मराहिल से गुजर कर वो यहाँ पे अपनी फ़्लाइट लेता है या टेक ऑफ करता है और फिर लैंड करता है? जी, मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले जो हमारी मिशन की तैयारी है वो एक अलग पार्ट है, वो हम स्क्वाड्रन में मुकम्मल करके अपनी मिशन के हवाले से ब्रीफ सारे करके आपस में विद इन दी फॉर्मेशन हम ब्रीफ्स करके फिर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला मरहला होता है, एक फॉर्म होता है हर जहाज़ का, एक अपना सेपरेट फॉर्म है। तो उस फॉर्म में हम उस चीज़ें कुछ क्लियर करते हैं जिसमें जहाज़ के मुतालिक मालूमात होती हैं कि पिछले मिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया था या कोई इक्विपमेंट किसी मसले का शिकार तो नहीं है। वो चीज़ें कंफर्म करने के बाद फिर हम जहाज़ पे आते हैं। जहाज़ के ऊपर आने के बाद पायलट एक पूरा राउंड लेता है जहाज़ में, जिसमें वो सारी चीज़ें चेक करता है जो वो पीछे फॉर्म्स में चेक करके आया है, वो अगेन एक दफ़ा रिकन्फर्म किया जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा ग्राउंड क्रू है वो सुबह आकर सबसे पहले ये जहाज़ तैयार कर देता है। सो उसके बाद वो फॉर्म्स तैयार होते हैं, उन फॉर्म्स को फिर पायलट चेक करता है। देन पायलट के लिए कंपल्शन है कि उसको एक बार ज़रूर अपने उस जहाज़ को देखना है फ्लाई से पहले। पायलट को सारे सिस्टम्स का मालूमात होना ज़रूरी है इसके लिए, और इसी तरह हम पूरा जहाज़ का चेक करके पैनल्स खोल के अंदर से चीज़ें सब फाइनल एक दफ़ा एग्जामिन करके अपना तसल्ली करने के बाद देन वी सेट इनसाइड दी एयरक्राफ्ट। और फिर जहाज़ के अंदर बैठने के बाद भी इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अबाउट 10 मिनट्स, जिसमें सारे चेक्स होते हैं जहाज़ के, जिनको वो चेकलिस्ट के थ्रू हम देख के एक एक चीज़ चेक करके अपना सारी तसल्ली करके कि जहाज़ का इंजन, जहाज़ की एवियोनिक्स और जहाज़ के फ़्लाइट कंट्रोल्स वगैरह सब मुकम्मल तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद देन वी स्टार्ट टू टैक्सी आउट, और टैक्सी करने के बाद रनवे पे पहुंचते हैं। वहाँ पे फिर कुछ चेक्स हैं, उन चेक्स के बाद फिर हम फाइनली टेक ऑफ के लिए रेडी होते हैं एंड देन वी गेट एयरबॉर्न। सिमिलरली लैंडिंग पे आने के बाद देन वी टैक्सी बैक, और यहाँ पे आके उसके भी कुछ चेक्स होते हैं, और वो चेक्स करने के बाद फिर जहाज़ शट डाउन किया जाता है। ये हम जिस जहाज़ के हर जहाज़ की अहमियत है, वैसे तो ज़ाहिर बात है आपके जब फाइटर जेट्स हैं हर जहाज़ की अपनी अहमियत है और उसकी ज़रूरत मौजूद है। हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं, इस जहाज़ की क्या अहमियत है एयरफोर्स के अंदर और ये इसका क्या सलाहियत रखता है?
जी ये F-16 एयरक्राफ्ट है. दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन फाइटर दैट इज़ अवेलेबल विद पाकिस्तान एयरफोर्स. और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक ऑनर है इसको फ्लाई करने का, इट इज़ एन ऑनर आई वुड से एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ज़िम्मेदारी है बट हम इसे खुशी से लेते हैं कि हम 24/7 एयर डिफेंस अलर्ट की ड्यूटीज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें हर वक्त हमारे जहाज़ और पायलट तैयार बैठे होते हैं. दिन और रात किसी भी वक्त इस किस्म की सिचुएशन हो तो हम रिस्पॉन्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं. अच्छा उस्मान साहब, जब आप 24/7 कहते हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो रेस्ट टाइम, और 24/7 मीन्स कि आप किसी भी वक्त किसी भी काम के लिए कोई भी ऐसा ख़तरा हो जाए तो आप अलर्ट हैं टू टेक ऑफ. जी बिल्कुल ऐसे ही है. रेस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है वो हम इस तरह से इंश्योर करते हैं कि 24 आवर्स हमारा एक ही क्रू नहीं बैठा रहता. वी कंटिन्यू टू रोटेट दैट क्रू, ताकि कुछ लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग अलर्ट पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं. बट ओवरऑल जब भी रिस्पांस हमें जनरेट करना होगा तो वी हैव एडिक्वेट पीपल विच आर रेडी एंड विच आर जस्ट वेटिंग फॉर दी गो, कि जैसे उन्हें गो हेड मिलेगा तो दे आर रेडी फॉर द टेक ऑफ. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, डिसिप्लिन किया जा रहा है. रनवेज के ऊपर भी F4D जगह जगह रखा है. जब 24/7 की बात होती है तो फिर तो आप लोगों को एक एक छोटी छोटी डिटेल को लेकर, क्योंकि आपके फाइटर को टेक ऑफ करना पड़ सकता है किसी भी वक्त, कितना केयरफुल रहना, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जी फॉरेन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रैक्शन F4D स्टैंड्स फॉर दिस थिंग. इसका आसान अल्फाज में मतलब ये कि कोई भी छोटी सी चीज़, एक छोटा सा पेच, खुदा न खास्ता अगर जहाज़ के इनटेक में, जो कि अगर आप देखें बहुत ही लो होता है, इंजन जब चल रहा होता है तो ये एयर सक्शन करता है, उसकी वजह से कोई भी छोटी सी चीज़ पे की जा सकती है, और खुदा न खास्ता अगर वो पिक होती है तो वो पूरा इंजन डैमेज कर सकती है. और इवन आपको खुदा न खास्ता टेक ऑफ के बाद अगर ये वाला डैमेज के साथ अगर आप चले जाते हैं तो ये बहुत क्रूशल किस्म की कोई इमरजेंसी भी बन सकती है. इस वक्त हम ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिस में मौजूद हैं. ये वो जगह है जहां से कंट्रोल किया जाता है हर प्लेन को जब एक बार वो रनवे पर आ जाए, कि वो किस वक्त टेक ऑफ कर सकता है, कितनी ऊंचाई पे जाएगा, ऊंचाई पे होगा तो भी उसको यहाँ से ही कंट्रोल किया जाता है. मेरे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट इक्रमा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना मुश्किल और आसान है यहाँ से बैठ कर फाइटर प्लेन्स को और फाइटर पायलट्स को हैंडल करना. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. ये बताइएगा इक्रमा कि एक बड़ी टफ जॉब है, हम तो देखते हैं, कौम देखती है तो ड्रीम करती है फाइटर पायलट्स और फाइटर प्लेन्स के साथ, आप उन्हें कंट्रोल करते हैं यहाँ से बैठकर, तो कितना आसान रहता है? बिल्कुल जॉब हमारी आसान नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग और हमारी मोटिवेशन हमें इस लेवल तक ले आती है कि हम अपना काम सही खुश उसलूबी से अंजाम दे सकें. पायलट्स में जूनियर्स भी होते होंगे, समटाइम्स सीनियर्स भी होते होंगे, तो कभी कभार कोई पायलट्स को हैंडल करने में दिक्कत होती है, या पायलट्स टोटली ओबे कर रहे होते हैं जो आप यहाँ से गाइड कर रहे हो? नहीं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम सारों का टास्क इस मुल्क की हिफाजत है और फ्लाइंग ऑपरेशंस को एक सेफ़ और एफिशिएंट तरीके से अंजाम देना. तो जिस सारे एक ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से चल रहे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई. और वेदर रिलेटेड अगर हालात हों, जैसे कि आज काफ़ी क्लाउडी और इस तरह की सिचुएशन है और प्लेन्स कहीं आपकी उससे बाहर को जा रहे हैं या अपनी फ़्लाइट के ऊपर हैं, तो फिर उस वक्त किस तरीके से वापस आते हैं या आप किस तरह उन्हें गाइड कर रहे होते हैं? हम उन्हें जो भी इन रूट वेदर होता है या जहाँ पे उनकी डेस्टिनेशन एयरफील्ड का जो वेदर होता है, हम उन्हें इन्फॉर्म करते रहते हैं टाइम टू टाइम. और जब वेदर थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो, अगर ट्रेनिंग मिशंस हैं तो हम उन्हें वापस बुला लेते हैं. थैंक यू सो मच. तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिर्फ फ़ज़ा में उड़ने के लिए जहाज़ को ही गाइड नहीं कर रहा होता, बल्कि ग्राउंड पर भी बहुत सी सर्विसेज हैं जो एक तैयारे को उड़ने से पहले मुहैया की जाती हैं. उस ग्राउंड का क्लियर होना, कौन उस वक्त रनवे पर हो सकता है, नहीं हो सकता, सिक्योरिटी और सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखा जाता है. मेरे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट आकिब खान मौजूद हैं. इनके हाथ में आप देख सकते हैं उन्हें वॉकी टॉकीज़ पकड़े हुए हैं. तो ग्राउंड सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं और प्लेन के लिए उसको सिक्योर करते हैं. जी आकिब साहब फरमाइएगा. जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे एयरक्राफ्ट एयर में ऑपरेट कर रहे हैं, इसी तरह से वो ग्राउंड पे भी एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्राउंड मूवमेंट जो एयरक्राफ्ट की होती है, तो ग्राउंड के ऊपर जो वर्किंग पार्टीज़ हैं या कोई भी ऐसी व्हीकुलर ट्रैफिक है या पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है, तो एयरक्राफ्ट को हमने उनसे सेफ़ रखना है कि हर किस्म का कन्फ्लिक्शन एयरक्राफ्ट का उन पार्टीज़ से, उन एजेंसीज़ के साथ, उन व्हीकल्स के साथ, उन पेडेस्ट्रियन के साथ, वो उससे सेफ़ रहें. उसके लिए हमारी ग्राउंड कंट्रोल मूवमेंट होती है. जितनी भी मूवमेंट होती है वो सारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से यहाँ से कंट्रोल की जाती है. तो उसके लिए वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं. जो भी एजेंसीज़ जो रनवे के ऊपर या हमारी ऑपरेटिंग सर्फेसिस के ऊपर जा रही होती हैं, तो वो बाकायदा परमिशन लेने के बाद इंटर हो सकती हैं.
बगैर परमिशन के कोई भी व्हीकल हमारी किसी भी सरफेस के ऊपर एंटर नहीं हो सकती। और उसकी परमिशन लेने के लिए हम एक चैनल मॉनिटर कर रहे होते हैं यहाँ पे ATC में, तो यहाँ से हमसे परमिशन ली जाती है और हम यहाँ से परमिशन देते हैं। उसके बाद वो किसी भी किस्म की मूवमेंट वहाँ पे ऑपरेटिंग सर्विस पे कर सकते हैं। आकिब साहब, ग्राउंड पर बहुत सी ऐसी सिचुएशन बन सकती है, कोई गाड़ी या कुछ और या कोई चीज़ भी या कोई मिसहैप, तो कितना ज़्यादा अलर्ट रहना होता है आप लोगों को इसके लिए कि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसके लिए यहाँ पर एक अलग से बंदा पोजीशन होता है जो कि वॉकी टॉकी और इस तरह की चीज़ें मॉनिटर कर रहा होता है कि किसी भी किस्म की ऐसी कोई व्हीकल या कोई ऐसी गाड़ी हमारे पास सरफेस के ऊपर इंटर ना हो जाए जिसकी वजह से कोई ऐसा मिसहैप क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए एक इंतहाई मेहनत की जाती है। हमारी जो ग्राउंड एजेंसीज़ हैं वो भी पोजीशन होती हैं, वो भी हमें साथ साथ सपोर्ट कर रही होती हैं। इसके लिए हम अपनी सपोर्टिंग एजेंसीज़ का भी जो है हम सहारा लेते हैं। और साथ में क्योंकि हमारे पास आप देख सकती हैं कि यहाँ पर ऐसा तकरीबन तमाम एरिया हमारे पास टोटली विजिबल है हमें यहाँ से, तो उसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी है कि हमें कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं कि किसी ग्राउंड कंट्रोल व्हीकल की वजह से कोई ऐसा मिसहैप क्रिएट हो। इंशाल्लाह होगा भी नहीं। थैंक यू सो मच, क्योंकि जितना अलर्ट आप लोग यहाँ पर हैं इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल में 24 घंटे के लिए अलर्ट हैं, तो आप लोग ही तो सब संभाले हुए हैं। थैंक यू सो मच। और इस वक्त हम फाइटर स्क्वाड्रन के हिस्ट्री रूम में मौजूद हैं। मेरे साथ ऑफिसर कमांडिंग उस्मान साहिब यहाँ पर हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तारीख हमें यहाँ पर क्या बता रही है जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए जानना ज़रूरी है। उस्मान साहब, बताइएगा कि हिस्ट्री रूम में क्या महफूज कर रखा है? बेसिकली जो भी फाइटर स्क्वाड्रन पाकिस्तान एयरफोर्स का है, इसकी एक हिस्ट्री है, एक टाइमलाइन है जिस पर यह स्टार्ट हुआ था और उस लेगेसी को लेके हम आज तक चलते आ रहे हैं। जिस तरह से मैं अपने स्क्वाड्रन का आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि जो ग्रिफिन्स स्क्वाड्रन है ये 1943 में बना था, दैट इज़ प्री पार्टीशन, एंड वी हैड द यूनिक ऑनर दैट वी हैड फर्स्ट 3 कमांडर्स ऑफ रॉयल एयर फोर्स, देन वी हैव द अदर कमांडर्स विच वर फ्रॉम द पाकिस्तान आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो 1943 में वी हैड द हरिकेन एयरक्राफ्ट, एंड देन तब से हम लोग ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद से जहाज़ चेंज होते रहे, लोग चेंज होते रहे, बट द लेगेसी और जो हमारा पैशन है दैट कंटिन्यूड। अगर हम आगे फॉलो ऑन करें तो वी वर पार्ट ऑफ ऑपरेशंस इन मीरान शाह बैक इन 1950s, देन बाजौड़ में ऑपरेशंस होते रहे 1960s में। 65 की वॉर में वी हैड 3 किल्स और उसमें हमारी बहुत से हमारे हीरोज़ हैं, वॉर हीरोज़, जो कि हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। उस्मान साहब, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँ कि 65 और 71 की जो जंग रही, कौन से ऐसे टाइम्स रहे जब एयरफोर्स बहुत ज़्यादा जिसे कहें कि चेंज होना शुरू हुई या ऐसी इंडक्शन हुई आपके पास जिसने एकदम एयरफोर्स को बहुत बड़ी फ़िज़ाई बरतरी दिला दी? बिल्कुल, जो हमारी टेक्निकल एसिडेंसी जो है हमारे राइवल के साथ हमेशा से रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सो स्टार फाइटर एयरक्राफ्ट वाज वन जिसने एक मार्क्ड डिफरेंस दोनों फोर्सेस के बीच में क्रिएट किया। और उसके बाद जो मेजर इसके बाद हमारे पास मिराज एयरक्राफ्ट भी रहा, बट जो मेजर गेम चेंजर था दैट वाज द इंडक्शन ऑफ द F-16s। सो द स्क्वाड्रन देन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वाइपर स्क्वाड्रन। So we were lucky enough and we were given the responsibility to operate the latest aircraft of that time, that was the F-16. Then again Afghan war में हमारी contributions हैं, we had 2 kills by our pilots जो कि यहाँ पे mentioned हैं। और then again around in 2012 we got the aircraft updated से मुराद ये है कि उसी airframe के साथ we got the better avionics, जिसको हम MLU अपग्रेड कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बेहतर रेडार, बेहतर मिसाइल्स और ये सारी टेक्नोलॉजी आ गई। एंड दी सेम एयरक्राफ्ट वर देन इवेंचुअली यूज्ड इन द ऑपरेशन दैट वाज कंडक्टेड इन 2019, जो कि 27 फरवरी के नाम से हम उसकी 27 फरवरी, जो कि एक बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए और कौम इस पर फ़ख्र करती है। बड़ी रिच हिस्ट्री आपने यहाँ पर लगा रखी है, लेकिन मैं वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट मुझे दिखाई दे रहा है जो कि हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो हमने भी रिसेंट हिस्ट्री में देखी और एक हमें जीत का एहसास दिलाती है। ये इसका यहाँ पर आना, आप समझते हैं कि तारीख को कितना रिच किया है आपके स्क्वाड्रन ने, इसके लिए कितना पैशनेट थे, और जब ये अचीव किया तो किस किस्म का पैशन था यहाँ पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले बात तो ये कि इस काम के लिए चूज़ किए जाना, दैट वाज द ऑनर दैट वाज गिवन टू अस। बेशक इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, एक ख़तरा इन्वॉल्व रहता है, बट दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन ट्रेनिंग फॉर थ्रू आउट। हमारी जो ट्रेनिंग पहले दिन से स्टार्ट होती है वो इवेंचुअली इस दिन के लिए होती है कि जब कौम और मुल्क को हमारी ज़रूरत हो तो हम अच्छे तरीके से
एक डिलीवर कर सकें जो हमसे एक्सपेक्टेड है। सो पहली चीज़ तो ये, इट वाज ऑनर दैट वी वर सेलेक्टेड टू रिस्पॉन्ड। जब 26 को ये सारा इंसिडेंट हुआ बालाकोट वाला, सो दी जो पूरा दिन है वो हमारा इस इंतज़ार में गुजरा कि कब हमें गो अहेड मिलता है। बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक मैयर्ड रिस्पांस देना था, तो ग्राउंड रियलिटी का पता होना कि कितना डैमेज हुआ है या क्या डैमेज हुआ है, उसके हिसाब से एक प्रोपोर्शनेट रिस्पांस हमने जनरेट करना था। एज़ वी आर मतलब हमने इसमें कोई दो राय नहीं है, वी आर अ पीस लविंग नेशन, सो वी नेवर वांटेड टू एस्केलेट द थिंग्स। सो उसके लिए जो हमें टाइम लगा ज़मीन पे देखने में, जो कि एक कोई मेजर डैमेज नहीं था, तो उसके बाद हमने ये रिस्पांस दिया और ये बहुत ही एक मेजर्ड रिस्पांस था। द एम वाज टू शो द रिजॉल्व दैट दिस ऑल वी कैन डू, बट हमने एक्चुअली डेलिबरेटली टारगेट्स को हिट नहीं किया, जस्ट टू शो देम द कैपेबिलिटी दैट दिस वी कैन डू, बट वी आर नॉट डूइंग दिस बिकॉज वी डोंट वांट टू एस्केलेट और वी डोंट वांट कि चीज़ें बढ़ें। और इसी सिलसिले में ये जो इनके पायलट हमारे पास विंग कमांडर अभिनंदन कैप्चर हुए थे, सो ही वाज आल्सो रिटर्न्ड। एज अ नेशन हमारा ये एक कंसर्न हमेशा से रहा है कि हम कुछ इनिशिएट नहीं करेंगे, बट अगर हमें ललकारा जाएगा तो वी विल रिस्पॉन्ड, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और शाहीन तो ऊंचा उड़ने को है और पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे कि देखें, बता दिया कि हम कहां तक सलाहियत रखते हैं, आपके घर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हिट नहीं किया ताकि मामलात ज़्यादा आगे तक ना जाएं। आगे चलेंगे और आपको मज़ीद भी यहाँ पर कि आखिर हमारी पाक फ़िज़ाइया की बर्तरी क्यों है, किस तरह की है और कितनी अलर्ट और तैयार है, कुछ और चीज़ों से भी रोशनास कराएंगे। मेरे साथ फाइटर पायलट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनका जज्बा जानने की कोशिश करते हैं, क्यों इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया है। यहाँ मुझे बताया गया इनके ऑफिसर कमांडिंग की तरफ से कि यंगेस्ट जो पायलट हैं तलहा हैं यहाँ पर। तलहा, किस जज्बे के तहत आपने पाक फ़िज़ाइया को ज्वाइन किया है? एक तो फ़्लाइंग का शौक़ था बचपन से, जो कि एक जज्बे में चेंज हो गया जब मेरे फादर शहीद हुए। ही वॉज इन द आर्मी, बट प्राइमरीली इट वॉज अ पैशन फॉर द पाकिस्तान एयरफोर्स टू फ्लाई द F-16s एंड टू बी in the elite air force to serve the nation and to be amongst the best fighter pilots in the whole world. ठीक है, आपके साथ खड़े हैं आपके एक और कलीग, आप हमें बताइएगा कि ट्रेनिंग कितनी सख्त है। बड़ा सुनने में आता है कि फ़ाइटर पायलट बनना बहुत मुश्किल है और एयरफोर्स में तो बस गिने चुने होते हैं और बड़ी अब क्रीम होते हैं, तो ट्रेनिंग कितनी टफ है, क्यों नहीं आम लोग जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं? मैम, राइट फ्रॉम द ऑनसेट अगर हम बात करें तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट टफ, बट इनिशली इन यंग एज हम जब पढ़ाई करके आते हैं तो उस टाइम एक पैशन होता है, सब्सिक्वेंटली इट चेंजेस इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटी and to hold up to the expectations of the nation and to put up the responsibility that we bear on our shoulders. हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपेरेंटली देखने में शायद लगता है कि इट इज़ जस्ट अबाउट के स्टाइल है और पायलट्स जो हैं ये जहाज़ उड़ाते हैं, किसे बुरा लगता है। जी बिल्कुल, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी रूटीन है, आई वुड लाइक कि मैं किसी सिविलियन को, इवन अपने पेरेंट्स को भी हम यहाँ पे नहीं इस तरह ला सकते, लेकिन उनको दिखाएं कि क्या रूटीन हम फॉलो करते हैं डे एंड नाइट ऑपरेशंस में टू गार्ड द एरियर फिल्टर्स ऑफ आवर मदरलैंड। ठीक है, अदील हैं पायलट हमारे साथ। अदील, आप मुझे बताइएगा कि बात की कि बहुत टफ है ट्रेनिंग, कितना फिट होने की ज़रूरत है अगर किसी को एयरफोर्स में आना है, एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, कितना ज़्यादा आपको अपने आप को फिट रखना है और किस तरीके से इस तरफ कदम बढ़ाने से पहले कोई ऐसे मैयज़ जो लिए जा सकते हैं कि पाक फ़िज़ाइया का हिस्सा बना जा सके? सबसे पहले तो प्राइमरीली आपको मेंटली टफ होना चाहिए, बिकॉज़ फ़िज़िकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है आपको, बिकॉज़ हमारा काम मोस्टली मेंटल चैलेंजेस को ओवरकम करना है, बिकॉज़ इट इज़ अ मैटर ऑफ सेकंड्स इन विच यू हैव टू सी, डिसाइड एंड देन एक्ट। सो उसके लिए हेल्दी बॉडी इज़ ऑल्सो ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, स्पेशली जब से न्यू एरा फाइटर्स आना शुरू हैं, 4th and 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आना शुरू है, सो देन दी डिमांड्स फ्रॉम द पायलट, फिज़िकल डिमांड्स भी बहुत बढ़ गई। तो इसके लिए इट इज़ इम्पेरेटिव कि आप इंटेलेक्चुअल साइड पे भी स्ट्रॉन्ग हो और उसके साथ साथ आपको फ़िज़िकली भी फिट रहना चाहिए, बिकॉज फ्लाइंग तब ही आप कर सकते हैं वंस यू आर फिज़िकली फिट, and if you are physically fit you will be available, and if you are available only then you will be able to train and then perform the responsibilities that have been put upon your shoulders. ठीक है, आपके साथ खड़े हैं पायलट उस्मान, अगर ये हमें बता सकें कि 27 फरवरी एक ऐसा दिन है जिसको अभी कौम बड़े जोशो जज्बे से मनाती है, समझे कौम के सीने पे एक बहुत बड़ा मेडल सजा दिया गया है। आपका यहाँ पर आप लोगों का जब आप उस दिन को सोचते हो या उसके ऊपर बैठकर बात करते हो तो आप लोगों का जोशो जज्बा क्या होता है?
इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं, जिस तरह 27 फरवरी एयरफोर्स की तारीख़ में एक बड़ा रोशन बाब है। ये इस तरह के जो ओकेजन हैं वो हमारे ना सिर्फ जज्बे को बाद में भी उभारने का काम देते हैं, बल्कि वो कॉन्स्टेंटली हमें एक रिमाइंडर देते रहते हैं कि हमें हर वक्त मुस्तैद और तैयार रहना पड़ेगा। बिकॉज़ आजकल की जिस तरह की एवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है दुनिया की, किसी भी दो ममालिक के दरमियान दुश्मनी और दोस्ती का कुछ पता नहीं चलता। हालात किसी वक्त भी इस नहज पे पहुंच सकते हैं कि हमें फ़ौरी तौर पर ऐसे किसी रिस्पांस के लिए किसी भी एग्रेसर के अगेंस्ट तैयार होना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के इवेंट्स एक कांस्टेंट रिमाइंडर होते हैं हमारे लिए कि हर वक्त हमें वो तैयारी रखनी पड़ेगी जो कि 27 फरवरी को हमारी थी, ताकि हम कौम के एतमाद पर और कौम का जो हम पर भरोसा है हम उस पर पूरा उतर सकें। थैंक यू सो मच। आखिर में आपसे, आप लोगों का यूनिफॉर्म कुछ मुख्तलिफ सा लगता है जब हम आपको इसमें देखते हैं, या हम कभी टीवी पे भी देखें कि फ्लाइंग के लिए निकल रहे हैं और उसकी आपकी जो प्रेप हो रही होती है उसके, व्हाई इट्स सो डिफरेंट? जो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड कवरऑल, और ये फायर रेजिस्टेंट होता है बिकॉज इन केस ऑफ एनी कॉन्टीजेंसी को फायर हो जाती है खुदा न खास्ता, तो इट डजंट कैच फायर। जो ये सारा गियर है दिस इज़ रिलेटेड टू फ्लाइंग। जो फ्लाइंग पे आप जा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दी जी फोर्सेस, very capable aircraft which can pull 9 Gs, so that amounts to 9 times the weight of your body। तो उसमें जो खून का आपका जो सर्कुलेशन है दैट इज़ अफेक्टेड, तो उसको कैटर करने के लिए जी सूट पहना जाता है। सो इट गिव्स यू अ टॉलरेंस ऑफ अबाउट 2 to 3 Gs, एंड देन इसके ऊपर भी एक हार्नेस होता है वो दैट इज़ कनेक्टेड टू द पैराशूट। तो ये दिस इज़ ऑल द गियर दैट दे कैरी, और इसके अलावा जो हेलमेट है दैट इज़ अनदर थिंग। सो इट इज़ प्रीटी पैक्ड थिंग जब आप फ्लाइंग के लिए जाते हैं, तो ये सारा गियर पहन के और उसके साथ बाकी सब कुछ हो रहा होता है। अच्छा, आप सब लोग इकट्ठे खड़े हैं, लेकिन जब आप लोग बैठते हैं या बातचीत कर रहे होते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं, या किसी भी आपस में ही आप लोगों को कोई जीत का एहसास होता है, तो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? प्रोफेशनली जितनी भी जो भी सक्सेस वगैरह होती है तो उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन एम्ब्रेस विद हम्बल एटीट्यूड। लेकिन जो वैसे स्क्वाड में स्टेटसेस अपग्रेड होते हैं या फिर आपकी जो ट्रेनिंग्स कंप्लीट होती हैं, तो उसके ऊपर वी यूज टू प्लान डिनर्स और मे बी लंच। द गाय हु हैज़ गॉट द स्टेटस और अचीव्ड सम माइलस्टोन, ही ओज एवरीवन अ लंच और अ डिनर। सो पार्टी होती है। यस। तो कोई ऐसा कोई नारा या कुछ ऐसा जब आप लोग मिलके बैठते हो, तो मैं अगर सुनना चाहूँ यहाँ पे कि जी सेलिब्रेट होता है तो क्या आवाज़ें आती हैं? सेलिब्रेट में यही है कि जो जिसका स्टेटस होता है उसको सारे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अदरवाइज द थिंग्स रिमेन प्रीटी नॉर्मल बिकॉज देर आर मल्टीपल माइलस्टोन विच यू हैव टू अचीव, एंड अ पर्सन शुड ऑलवेज ट्राई टू रिमेन हम्बल, बिकॉज इस प्रोफेशन में आप यू कैन नॉट वॉक विद द प्राइड दैट आई नो एवरीथिंग, बिकॉज एवरी डे इट्स अ न्यू लर्निंग एंड एवरी डे यू हैव न्यू चैलेंजेस। सो इट्स प्रीटी गुड आइडिया दैट यू ऑलवेज स्टे हम्बल एंड मोटिवेटेड टू अचीव ऑल द माइलस्टोन्स which are never ending actually. Thank you so much.